नमस्कार दोस्तों। किसी भी विषय पर लेक्चर देना हो तो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है। चाहे मर्यादा की बात करनी हो, चाहे संविधान की बात करनी हो, चाहे लोकतंत्र की बात करनी हो, चाहे नैतिकता की बात करनी हो, चाहे परिवारवाद की बात करनी हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलना हो, किसी भी ऐसे विषय पर बोलना हो तो प्रधानमंत्री मोदी घंटों बोल सकते हैं। ज्ञानी की तरह, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त एक महान आत्मा की तरह लेक्चर दे सकते हैं। चाहे संसद में लेक्चर दे, चाहे रैलियों में लेक्चर दे, चाहे राम मंदिर के पास सामने सभा के सामने खड़े होकर लेक्चर दे। तो लेक्चर में तो उनका जोर नहीं है, क्योंकि सामने कोई ऐसा होता नहीं है जो उनके लेक्चर में कोई खोट निकाल सके या उनके लेक्चर पर कोई सवाल उठा सके या कहे कि प्रधानमंत्री जी आप जो कह रहे हैं इसमें सिर्फ जुमले हैं, इसमें लफाजी है, या आपके लेक्चर से तथ्यों का कोई रिश्ता नहीं है, या जो आप कह रहे हैं वो आपके कहे से मेल नहीं खाता, या आपकी कथनी और करनी में फर्क है, या अभी जो आपने बात कही इस पर खुद अमल करते हैं क्या? चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी स्थितियों का कभी सामना नहीं करते, ये तो आपको पता है कि 10 साल होने जा रहे हैं, आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया के सवालों का जवाब लिया नहीं, संसद में या जहां भी उन्हें मोनोलॉग करना होता है भाषण दिए, चल दिए, और देश और बहुत सारे लोग, मीडिया के लोग इसी तरह से आप तक पहुंचाते हैं। और आप भी यही सोचते हैं कि मोदी जी ने इतना अच्छा भाषण दिया, कभी 90 मिनट, कभी 150 मिनट, कभी 70 मिनट, कभी 75 मिनट, बस सब लहालोट गदगद। लेकिन हुआ ये कि कल प्रधानमंत्री मोदी का संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी को भाषण देना था, तो मोदी जी ने कल संसद में भाषण दिया। उस भाषण में हुआ ये कि बहुत सारे मुद्दे पर जैसा कि लेक्चर देते हैं तो मोदी जी लेक्चर दे रहे थे। भ्रष्टाचार पर बोले, परिवारवाद पर बोले, कैसे देश को कहाँ विकसित भारत बनाएंगे, 400 पहुंचाएंगे, बीजेपी को, बहुत सारी बातों पर बोले। तो उसी में जब परिवारवाद पर मोदी जी लेक्चर दे रहे थे तो सामने जो विपक्ष बैठा था, सत्ता पक्ष के ठीक सामने, वहां से 2-3 सांसद, जिसमें खास तौर से गौरव गोगोई जो असम के सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने कुछ टोका टोकी की परिवारवाद पर। उस टोका टोकी का नतीजा क्या हुआ? मोदी जी लड़खड़ाए, और उसके बाद कैसे रफू करते गए वो सुनिए। और उसके बाद बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की कथनी करनी का फर्क, जिसका अक्सर हम पोस्टमार्टम करते रहते हैं, पहले परिवारवाद पर, उसके बाद फिर भ्रष्टाचार पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की है, उसको भी जरा पोस्टमार्टम उसका भी करते हैं, उसका भी विश्लेषण करते हैं। पहले जरा परिवारवाद वाले सुनिए जरा मोदी जी कल क्या कह रहे थे, छोटा सा टुकड़ा है, सुनिए गौर। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए हुआ ये कि जब परिवारवाद पर मोदी जी भाषण दे रहे थे तो सामने से टोका टोकी हुई, उसी में अमित शाह और राजनाथ सिंह की बात हुई, जो उनके दाएं बाएं वो सब बगल में बैठे थे। तब प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद पर आज मैं बता ही देता हूं कि परिवारवाद का जिक्र क्या करता हूं। और उसके बाद उन्होंने परिवारवाद की व्याख्या की कि जो पार्टी, जिस पार्टी में फैसले परिवार से जुड़े होते हैं, इसलिए वहां परिवारवाद लागू होता है। और उसके बाद आगे क्या हुआ, गौर से सुनिएगा और देखिएगा। और उसके बाद जरा बीजेपी के परिवारवाद पर बात करने वाले सुनिए। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए हमारे साथ। आपने नोटिस किया कुछ यहां पे जब वो बात कर रहे थे, पीछे से आवाजें आ रही, हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं। यहां क्या हुआ, पीछे से तरुण गोगोई, सामने से बल्कि, वो कहने लगे, कुछ पार्टियों का तरुण गोगोई ने नाम लिया। अब वो पार्टी सुनिए क्या नाम लिया, माफ करें, गौरव गोगोई। गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई थे, असम के मुख्यमंत्री थे। और वो मेरे साथ होता है कि कई बार, चूंकि 30-35 साल से पत्रकारिता में, तो कई बार पुराने जनरेशन के नेता का नाम याद आता है। खैर, तो पीछे आगे सामने से सत्ता पक्ष की तरफ से जो आवाज़ आई, गौरव गोगोई ने कहा
जेजेपी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो परिवार वाली पार्टियां, जो परिवार फैसले लेता है किसी पार्टी के सारे फैसले, तो उसे मैं परिवारवाद मानता हूं। तो आवाज क्या आई, क्या कहा गया सामने से? जेजेपी। ये किसकी पार्टी है? दुष्यंत चौटाला की। ये पार्टी किनके साथ है? मोदी जी के साथ। पार्टी के सारे जो नेता हैं वो परिवार से जुड़े हैं। 3 पीढ़ियां, देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला, उनके और भाई, फिर आगे उसके बाद की पीढ़ी जिसमें अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, बल्कि वो चौथी पीढ़ी है दुष्यंत चौटाला की। चौथी पीढ़ी है दुष्यंत चौटाला की। उस परिवार के 10 या 12 लोग राजनीति में हैं और वो परिवार ही राजनीति को, उस पार्टी 2-3 टुकड़े, 2-3 धड़े हो गए, सबको पूरी तरह से नियंत्रित करता है। तो आवाज आई जेजेपी। उसके बाद आवाज आई पीछे बार बार बोलो, सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष की, एलजेपी। एलजेपी कौन सी पार्टी है? एलजेपी पार्टी है रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, जमुई से सांसद हैं, मोदी जी की पार्टी के या एनडीए के पाले में है। और चिराग पासवान या रामविलास पासवान का पूरा कुनबा, हालांकि इस एलजेपी के भी दो फाड़ हो गए, 2 धड़े, और उसको 2 फाड़ करने में भी अमित शाह और बीजेपी के चाणक्यों की भूमिका है। परिवार को लड़ा दो, दोनों आपस में अलग अलग हो गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस परिवार में क्या है? रामविलास पासवान लगातार सांसद रहे एलजेपी के, उनके भाई रामचंद्र पासवान सांसद रहे, अब है नहीं, उनका निधन हो गया। उनके एक भाई पशुपति कुमार पारस पहले विधायक रहे, बिहार में मंत्री रहे साझा सरकारों में, और अभी सांसद हैं। उसके बाद अगला जनरेशन, रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस अभी सांसद हैं, रामविलास पासवान के बेटे वो सांसद हैं। तो ये पूरा कुनबा, पूरा परिवार ही एलजेपी को नियंत्रित करता है, सारे फैसले करता है, और पारिवारिक पार्टी है। मोदी जी कह रहे जिस पार्टी में ऐसा फैसला हो, परिवारवाद है, उसको खत्म होना चाहिए। तो इसलिए बताया जा रहा है ये सब अब कहां है। अब तीसरा भी नाम आया पीछे से, अकाली दल। अकाली दल में क्या है? अकाली दल प्रकाश सिंह बादल की पार्टी, जो लंबे समय तक मोदी जी की पार्टी के साथ रही पार्टी या एनडीए का घटक दल रहा, झगड़ा हुआ, अलग हुए, आपको पूरी कहानी पता है। प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे सुखबीर बादल, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर, पूरा कुनबा परिवार नियंत्रित पार्टी है अकाली दल। सारे फैसले ये परिवार करता रहा, तो वो भी पारिवारिक पार्टी है। और भी आज अलग है उद्धव ठाकरे, लेकिन अगर ठाकरे की पार्टी देखेंगे, शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे, एक समय में भतीजे राज ठाकरे भी थे, बाद में दोनों भाइयों में अलगाव हुआ, अलग हो गए। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अब अलग हुए, थे तो आप ही के साथ, तो वो पार्टी भी थी। और ऐसी छिटपुट राज्यों में और बहुत सारी पार्टियां हैं जो परिवार से चलती है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, जिनके पिता सोनेलाल पटेल, उनकी मां कृष्णा पटेल, उस परिवार में भी झगड़ा है। पल्लवी पटेल अलग है, कृष्णा पटेल उधर है, जो अनुप्रिया की मां है, अनुप्रिया इधर है, तो वो भी पारिवारिक पार्टी। और ऐसी बहुत सारी पारिवारिक पार्टियों का साथ बीजेपी ने लिया है, लेती रही। अतीत पे जाऊंगा तो और बहुत कहानी निकलेगी, चूंकि मोदी जी लेक्चर दे रहे थे इसलिए वो बात आई। अब आगे उसके बाद और सुनाता हूं कि उसके बाद बीजेपी की पार्टी, अब सुनिए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। बाद उन्होंने यही कहा कि देश के लिए परिवारवादी राजनीति हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। यही हुआ इसमें जो यहां भाषण हुआ। अब देखिए बीजेपी में जरा परिवारों का जलवा और दबदबा देखिए, और उसके बाद हम भ्रष्टाचार पर भी बात करने वाले हैं। बीजेपी में देखिए, यह है बीजेपी का परिवारवाद। ये सब ट्विटर पर वायरल होता रहता है, आप भी जानते होंगे। अब बीजेपी के परिवारवाद में 4-4 पीढ़ियां, 3-3 पीढ़ियां हैं। कहां से शुरू करें? सारे चेहरे आप पहचानते होंगे, उत्तर प्रदेश से लेकर अब जैसे ये भी एक नक्शा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन बीजेपी। अब बीजेपी के परिवार, इसको यहां लाते हैं। अब बीजेपी के परिवारवाद के, और ऐसा कैसे नहीं होगा कि आपकी पार्टी में कोई नेता, उसकी तीसरी पीढ़ी बिना कुछ किए धरे सांसद बन जाए, उस किसी की दूसरी पीढ़ी 23 साल 26 साल की उम्र में बाहर से पढ़ के कोई लड़का आए विदेश से और सीधे सांसद बन जाए बिना कुछ किए, एक दिन भी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किए। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई काम करके बढ़ता है तो दिक्कत नहीं, लेकिन
ऐसे लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया वैसे लोग भी बढ़े। लंबी कहानी है, बहुत बार ये सारे नाम, ये भारत का नक्शा है, उस नक्शे में बीजेपी के कहां कहां लोग हैं जो परिवार की वजह से अपने पिता या अपने दादा, मतलब 3 जनरेशन की जो भी उसकी वजह, उसकी अब सबसे तो मिसाल यहां है वसुंधरा राजे और उनके बेटे हैं सुपुत्र दुष्यंत। वसुंधरा राजे, उनके बेटे, वसुंधरा के बेटे जो दुष्यंत थे, झालावाड़ से सांसद हैं, 4 बार सांसद हो गए। 2003 में विदेश से पढ़ के आए, 26-27 साल उम्र थी, सियासत और राजनीति में कोई उनका योगदान नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन चूंकि उनकी माताश्री 2003 में विधानसभा चुनाव बीजेपी जब जीती राजस्थान में और मुख्यमंत्री के लिए उन्हें चुना गया, तो फिर पुत्र साहब बाहर से आए और माताश्री की जो मम्मी जी की खाली सीट थी, मम्मी जी की खाली सीट पर दुष्यंत जी जो यहां वसुंधरा जी के सुपुत्र हैं, वो चुनाव लड़े भी और जीते भी। पुश्तैनी सीट है, 4 बार के सांसद हैं। तो इनका कौन सा परिवार के बगैर इनकी क्या हैसियत। और इस परिवार की स्थिति यह है कि इस परिवार के अब सारे लोग बीजेपी में, सारे लोग। राजमाता सिंधिया जनसंघ की संस्थापकों में से एक रही, इस दुनिया में नहीं है। राजमाता सिंधिया के बेटे माधवराज सिंधिया बाद में कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उनका निधन हो गया, लेकिन उस पर आगे आते हैं। उनकी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया, उनकी एक बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया। यशोधरा राजे सिंधिया एमपी में बीजेपी की पॉलिटिक्स में मंत्री भी रही है शिवराज सरकार में, इस बार चुनाव नहीं लड़ी, सांसद भी रही। उसके बाद एक बेटी वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही, केंद्र में मंत्री रही। और उनका बेटा दुष्यंत, जिसका जिक्र किया। अब दिलचस्प क्या है, इस परिवार के कितने लोग हैं। अगर इस परिवार की बात करें तो वसुंधरा है, हालांकि सब जानते होंगे लेकिन फिर भी ताकि दर्ज रहे, वसुंधरा है, इसी परिवार की यशोधरा राजे सिंधिया हैं, इसी परिवार के अब ज्योतिरादित्य हैं। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो कांग्रेस में, लेकिन 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आ गए बीजेपी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे, राजनीति में कुछ नहीं है। 2001 में उनके पिता माधवराज सिंधिया का निधन हुआ एक विमान हादसे में, यूपी में मैनपुरी के पास। और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में गुना से पिता की सीट पर लड़े, जीते और कांग्रेस में थे। पिता माधवराज सिंधिया थे, सहानुभूति की लहर थी, जीते भी और उसके बाद मंत्री भी बन गए बहुत जल्दी, और कम उम्र में मंत्री बन गए और मंत्री लगातार रहे। लेकिन जब 2019 में हार गए बीजेपी से, अपनी सीट से, पुश्तैनी सीट से, उसके बाद 2020 के आखिर में बीजेपी में आ गए और अब बीजेपी के सांसद भी, केंद्र में मंत्री भी। तो ये पूरा कुनबा बीजेपी में परिवार, और 1-2 और इसके सेकंड जनरेशन के लोग भी अब तैयारी कर रहे। हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का नेक्स्ट जनरेशन भी आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। किसका, अमित शाह का बेटा, बहुत जिक्र करते लोग, क्या किया भैया, बैटिंग का उस्ताद था, बॉलिंग का उस्ताद था, क्रिकेट का उस्ताद था, लेकिन है कंट्रोल कर रहा है क्रिकेट को, बड़े बड़े खिलाड़ी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। अनुराग ठाकुर, अब अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर का क्या कंट्रीब्यूशन है। अनुराग ठाकुर 25 साल की उम्र में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे यंग अध्यक्ष बन गए, क्योंकि पिता मुख्यमंत्री, और उसके बाद 2008 में उपचुनाव हुआ हिमाचल में और सीधे सांसद बने कम उम्र में, और उसके बाद लगातार 4 बार सांसद हो चुके हैं, केंद्र में मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि पिता मुख्यमंत्री थे। मैं ये नहीं कहूंगा उनमें कोई योग्यता नहीं है, लोग योग्यता उसके बाद अर्जित करता है, मेहनत करता है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बाद में सेकंड थर्ड जनरेशन में, क्यों। लेकिन जब आप बात करते दूसरे परिवारों की, तो आपको झांकना चाहिए कि आपकी तरफ किस किस तरह के लोग हैं, और क्या आप परिवारवाद के वाकई खिलाफ थे। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं बढ़ाया, क्या आपने ऐसी पार्टियों से गठबंधन नहीं किया। कोई ऐसी पार्टी जो परिवार से नियंत्रित पार्टी है, क्या उसके साथ नहीं थे। मैं फिर कहूंगा, परिवारवाद इस तरह से एकदम एक ही परिवार किसी पार्टी को नियंत्रित करे, इस पर चर्चा भी होना चाहिए, विमर्श भी होना चाहिए, और बेहतर हो कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, नए लोग चुने जाएं, और कोई भी पार्टी परिवार के दायरे से निकलेगी तभी विस्तार होगा, इस पर चर्चा हो। लेकिन वो एक गाना है किशोर कुमार का, उसकी लाइन थोड़ी उल्टी पुल्टी हो सकती है, पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो, शायद बात की लाइन पहले। तो यहां तो आप आकंठ डूबे हैं उसी में। ये मैंने बताया, ये विजयराजे सिंधिया, ये इनके सुपुत्र कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय। ये कैलाश विजयवर्गीय का बेटा ना होता तो टिकट मिल जाता, ये अलग बात है। इस बार बाप को टिकट देना था, पिता की जरूरत थी बीजेपी को, तो बेटा का कट गया। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय क्या था, का बेटा आकाश विजयवर्गीय क्या था, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, इनका जिक्र हुआ, कल्याण सिंह के बेटे मेनका गांधी,
आपको राहुल गांधी से दिक्कत है क्योंकि राहुल गांधी का परिवारवाद है, लेकिन यहां मेनका गांधी उसी परिवार की हैं और मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी उसी परिवार के हैं। परिवारवाद से ही, अगर परिवारवाद से ऐतराज है तो एक ही परिवार के हैं, लेकिन यहां दो सांसद हैं, माता भी और पुत्र भी। पुत्र का कंट्रीब्यूशन देखेंगे पहली बार कैसे जीत के आए। पीलीभीत और सुल्तानपुर सीटों की अदला बदली जरूर हुई, लेकिन लगातार सांसद है, तो परिवार तो मेनका और वरुण का भी है। लेकिन यह ब्रजभूषण शरण सिंह पिता पुत्र दोनों, और दोनों की राजनीतिक हैसियत और अब वारिस भी चाह रही है। ऐसे ही येदुरप्पा का जिक्र आता है, ऐसे ही बहुत सारे नाम है। उसके बाद प्रेम सिंह धूमल का मैंने जिक्र किया ही, बहुत सारे लंबे, पीयूष गोयल का जिक्र होता है। तो एक नाम हो तो बताइए। यहां भी एक लिस्ट देख रहे हैं कौन किसका बेटा है। वेद प्रकाश गोयल का बेटा, धर्मेंद्र प्रधान के पिता का जिक्र है, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। नीतीश राणे, हाँ ये भी एक जिक्र है, नारायण राणे और नीतीश राणे परिवार। अश्विनी कुमार चौबे का जिक्र है और देवेंद्र चौधरी, बहुत कृष्णपाल गुर्जर, ये सिंधी, ये परिवार है। फिर हिमाचल से कौन परिवार है? हिमाचल और उत्तराखंड से ये गुजरात और कर्नाटक का परिवार है, ये सिंधिया परिवार है, ये उड़ीसा का परिवार है, ये बिहार का परिवार है, ये राजनाथ सिंह और ये यूपी का परिवार है। तो ये तो बीजेपी का परिवारवाद है। और ये अगर परिवारवाद नहीं है तो फिर आप ऐसे डिफाइन मत करिए कि ऐसे कांग्रेस करती है, विपक्ष में है तो परिवारवाद है, और आपके साथ वही आ जाए, वही कोई गठबंधन आ जाए तो परिवारवाद नहीं। जैसे एनसीपी, पता नहीं एनसीपी का नाम पीछे से उस समय गौरव गोगोई लिया कि नहीं, शायद एनसीपी का भी जिक्र किया। एनसीपी, हाँ पीछे से आवाज आई एनसीपी भी। एनसीपी में ये कह सकते हैं शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनके भतीजे अजीत पवार, लेकिन अब तो अजीत पवार आपकी तरफ आ गए, तो वहां भी तो परिवार का जो सदस्य थे वही सारे बड़े फैसले ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं। एक तरफ अजीत पवार, दूसरी तरफ शरद पवार या सुप्रिया सुले, तो वो तो आपके पाले में एक आ गए, तो वहां परिवारवाद खत्म हो गया। तो ये बीजेपी की एक ऐसी हिपोक्रेसी है जो अपने लिए सारे कायदे कानून नियम मर्यादा सब खत्म, और दूसरों को नसीहत देने में, जैसा कि मैंने कहा, लेक्चर देने में मोदी जी का कोई जवाब नहीं। अब उसी भाषण में मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर बात की है। संसद में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान चर्चा में हिस्सा लेते हुए जो प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी भाषण दिया। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री बहुत लच्छेदार बातें करते हैं, तब भी करते हैं जब चुनावी सभाओं में होते हैं, तब भी करते हैं जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। भ्रष्टाचार कहां कहां हुआ कुछ गिनाते भी हैं। सिंचाई घोटाला से न जाने कौन कौन घोटाला, और उसके 5 ही दिन बाद सिंचाई घोटाले का जो आरोपी है और जिसके खिलाफ कैंपेन करते रहे अजीत पवार, उसे 5 दिन बाद अपनी पार्टी में ले आते और डिप्टी सीएम भी बना देते। तो ये तो मोदी जी की कथनी और करनी का फर्क है। भ्रष्टाचार पर कल क्या कहा मोदी जी ने, इसको भी सुनिए जरा, और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि यहां कथनी करनी का क्या फर्क है। पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। वॉशिंग मशीन से बड़ा कहीं कंधे पर लेकर महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। भ्रष्टाचार का जिक्र मोदी जी कर रहे हैं, और वॉशिंग मशीन की बात सबसे अधिक मोदी जी की पार्टी के लिए कहा जाता है कि आप तभी तक भ्रष्टाचारी हो जब तक बीजेपी के खिलाफ हो, जब तक विपक्षी खेमे में हो। जैसे ही आप हमारी तरफ आ जाओ तो हमारी तरफ आते ही भ्रष्टाचार के सारे आरोपों से मुक्त हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुलकर बाहर आ जाएंगे। सर्फ एक्सल हो, चाहे जो भी हो, निरमा हो, चाहे जो भी। और प्रधानमंत्री दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं वॉशिंग मशीन का। भाई 1 दर्जन नाम है, हालांकि वो नाम बहुत बार हम ले चुके हैं, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर धुल चुके हैं। फिर वही नाम दोहराया जाए क्या? अभी नारायण राणे का, जिनका परिवारवाद में जिक्र हुआ, नारायण राणे पर आरोप है, अजीत पवार पर आरोप है घोटालों के, और यही बीजेपी की एजेंसियां उनके पीछे पड़ी रहती थी। उसके बाद आप हेमंत बिस्वा, जिनके खिलाफ अमित शाह तक के बयान है, बीजेपी वहां उनके खिलाफ फाइल रिलीज करती थी, आरोप पत्र। हेमंत बिस्वा को अपने पाले में लाया। अमित शाह जवाब देने से बचते थे, या अमित शाह बचने तब लगे जब हेमंत बिस्वा उनकी तरफ आया? उसके पहले अमित शाह के बयान है, लेकिन उसके बाद हेमंत बिस्वा आज मुख्यमंत्री है। शुभेंदु अधिकारी, बंगाल का, जिस विधायक ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है?
जितने घपले घोटाले के आरोप शुभेंदु अधिकारी पर थे, मुकुल रॉय पर थे, हेमंत बिस्वा पर थे, नारायण राणे पर थे, अजीत पवार थे, ये सारे आरोप बीजेपी लगाती रही है। और इन सब के पीछे केंद्रीय एजेंसियां थी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। उन नामों पर जाऊंगा तो अभी बहुत लंबा होगा। और ये सारे लोग जो आरोपी थे, प्रताप सरनायक महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर शिंदे गुट में आए, उनके पीछे ईडी और इनकम टैक्स और कई एजेंसियां लगी थी, छापे मारे जा रहे थे, अब सब इधर आ गए। तो ऐसे घपलेबाज घोटालेबाज जिन्हें बीजेपी कहती रही है, ऐसे नेता जिनकी गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई थी और लगा कि अगर उन्होंने पाला नहीं बदला तो सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स उन्हें दबोच लेगी, तब वो इधर आए और बच गए। उसी वॉशिंग मशीन का जिक्र कर रहे हैं क्या मोदी जी? सब आकर बच गए और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हो, उसी में आगे है। सार्वजनिक जीवन में कितना गुस्सा है मोदी जी को। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो। महिमा मंडन, ये येदियुरप्पा पे आरोप है। रेड्डी ब्रदर्स कर्नाटक में थे और रेड्डी ब्रदर्स ने माइनिंग में कितने घोटाले किए बीजेपी नेताओं के आशीर्वाद से, और कैसे रिश्ते थे, वो बेल्लारी बंधु कहने की जरूरत है क्या? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल वो एक फिर जाएंगे तो विषय लंबा होगा, लेकिन इसको कहते हैं थेथरोलॉजी, और इसको कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। संसद में आप लेक्चर दीजिए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, और उसी में से जिनकी तरफ आज अगर इशारा होगा, उन्हीं में से 4 नेता अगर इनकी तरफ आ जाए तो फिर वो भ्रष्टाचार के दाग से धुल जाएगा, और ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है। बहरहाल और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं, या जेल भेजेंगे, या किसी को छोड़ेंगे नहीं, लूटा है तो लौटाना ही होगा। अब ये हेडिंग है आज अमर उजाला की, लूटा है तो लौटाना होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिन्होंने लूटा, उन लोगों ने जो आपके मुताबिक लुटेरे थे, भ्रष्टाचारी थे, जो बीजेपी से बाहर थे, जो अब बीजेपी में, वो कहां लौटाने जाएंगे? चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिस्वा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे नारायण राणे हो, आरोप तो इन सब पर आपने लगाए, आपकी एजेंसियों ने लगाए थे, वो कहां लौटाने जाएंगे? बहरहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। बात लेक्चर की हो तो मैंने शुरू में कहा, मोदी जी का कोई जवाब नहीं। फिलहाल फिर मुलाकात होगी, अगर मुमकिन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया, मुमकिन हो ज्वाइन करें, नीचे एक थैंक्स बटन है, मुमकिन हो थैंक्स बटन दबाएं, सहयोग करें। नमस्कार।